कितना हुआ भैया? बस ठीक है, रहने दीजिए। साहब, रश्मि मैडम आई है। आप बैठो। हाँ, रश्मि आ गई तुम? हाँ सर। अच्छा काम करो, तुम स्टडी में जाके बैठो, मैं अभी आता हूँ। ओके। साहब, मेरा काम हो गया है, मैं रुकूं या जाऊं? नहीं, जाओ तुम। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? वही जिसके लिए तुम आई हो। सर, लेकिन दरवाजा खुला है। डोंट वरी, कोई नहीं है घर में। सर, एक बात पूछूं? अभी पूछना जरूरी है क्या? हाँ। बोलो। हम लोग शादी कब करेंगे? जरूर करेंगे। मेरा वनीता से डिवोर्स होते ही। शैतान का नाम लियो। नॉनसेंस। हाँ बोल। जी, मैं निकल गई हूँ यहाँ से, कल सुबह पहुँच जाऊँगी पुणे। हाँ ठीक है। वर्कशॉप कैसा रहा? हाँ ठीक होता। आपने खाना खाया? वो सरिता आ रही है ना टाइम पे? हाँ सब ठीक है। हैव अ सेफ जर्नी। अच्छा सुनो ना, वो अरे मैं क्लाइंट के साथ हूँ विनीता, कल डेट है उसकी। सॉरी ठीक है, मैं रख फोन रख। वो सुबह सुबह पहुंच रही है। तुम निकलो अभी। सर, आपने डाइवोर्स पेपर फाइल किया? नहीं। लेकिन सर फिर कम ऑन रश्मि। रश्मि एक लॉयर होकर तुम ऐसी बातें करती हो? तुम्हें पता है ना रश्मि कि ये डिवोर्स केसेस कोर्ट में कितने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट पे हो जाए। वनीता जानती है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। लक्ष्मण चल, लेट हो रहा है। आप आज जल्दी निकल रहे? हाँ कुछ जरूरी काम है। ठीक है, चाय पी के जाइए, मैं फटाफट बना देती हूँ। बोला ना एक बार जरूरी काम है। बात समझ में नहीं आती? सॉरी, मैं तो बस मेरी माँ, अभी सुबह सुबह रोना धोना मत शुरू कर प्लीज। चाय लग खटखट सकाई सकाई हो गया। तमाशा देख के चल, गाड़ी चालू कर चल। हाँ साहब। ले और ये ले। अबे तू भी डालना। ये ले, ये बेंकी, ये 20 पकड़। खत्म है। चल ले, चल ले 20। फटफट चल भाई, संभाल ले भाई। को लेके जा रहा है।
सर मेरे थोड़ा सा राजू नेवले नाम है ना तेरा? सुपारी लेना है? किसको मारा? किसको नहीं मारा है चपत्ता? रिवॉल्वर? किसी को नहीं मारा ना? हाँ बोल, ये कहाँ से आया? क्या है? बता दो साहब, मारना मत। मैं कोई सुपर किलर नहीं हूँ साहब। मैं तो छोटा मोटा झोल करने वाला आदमी हूँ साहब। वो 3 महीने पहले एक वकील का सुपारी मिला था, तब ये मिला था अपन को। वकील को मारना ना? हाँ? नहीं साहब, अपन ने उसको नहीं मारा, पर जिसको मारना था वो तो बच गया। लेकिन क्या? वो गलती से एक औरत टपक गई। 3 महीने पहले एक शूटआउट में एक औरत अपनी जान गंवा बैठी और उसकी 4 साल की मासूम बच्ची अनाथ हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह हमला उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए प्लान किया गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक डेड एंड पर आकर रुक गई थी। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के शक की वजह से हिरासत में लिया गया राजू नेवले पुलिस का जवाब था? आखिर ये कौन सी गुत्थी थी जिसे सुलझाने में पुलिस को इतना वक्त लग गया? आखिर क्या हुआ था 3 महीने पहले? मिस्टर खांडेकर, मैंने आपसे पहले ही कहा मैं बहुत महंगा वकील हूँ। कल शाम तक मेरे ऑफिस में पैसे नहीं पहुंचे तो मैं परसों कोर्ट में खड़ा नहीं रहूंगा। साहब, पान वाले के उधर रुकना है। रोज रुकता है ना, तो आज क्यों पूछ रहा है? दिमाग नहीं चला सकते? नॉनसेंस। चल लोकर चल। पुणे के सबसे कामयाब क्रिमिनल लॉयर मिस्टर सुरेन गोखले पर जानलेवा हमला हुआ। मिस्टर गोखले तो बच गए, लेकिन इस हमले में एक निर्दोष औरत को अपनी जान गंवानी पड़ी और उस औरत की 4 साल की मासूम बच्ची अनाथ हो गई। पुलिस ने सबसे पहले हिस्ट्री शीटर्स को पकड़ा और फिर मिस्टर गोखले के प्रोफेशनल सर्कल में छानबीन शुरू की, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत उनके हाथ नहीं लगा। हमला करने वाले को बस एक ही शख्स ने देखा था और वो था एडवोकेट गोखले का ड्राइवर लक्ष्मण। बेटा बिस्किट खाना। मुझे मम्मी के पास जाना है। रोना नहीं बेटा, बिस्किट खा ले थोड़ा। काय शिंदे, बराबर है साहब, बराबर है। ऐसे ही दिखता था वो। ठीक तरह से देखो। हाँ साहब, सेम टू सेम। कमाल है इंस्पेक्टर साहब, 3 दिन हो गए मुझ पर अटैक होकर और आप बोल रहे कि नो क्लू। लगता है मुझे ऊपर बात करनी पड़ेगी। जरूर कीजिए, वो भी यही बताएंगे कि हमारे इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका रहता है। आप अगर अपनी तरीके से काम करते रहोगे ना तो यहाँ मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। लगता है आपको इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एक निर्दोष औरत की जान गई है, एक मासूम बच्ची अनाथ हुई है। बेफिक्र रहिए, कम से कम उनके लिए ये केस सॉल्व होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उस बच्ची का कोई नहीं है? आप एक काम करो, उस बच्ची को इसकी संस्था में भर्ती करो। क्या नाम है तुम्हारी संस्था का? बैठो नीचे बैठो। आईचे घर। हाँ, आई से घर। उस बच्ची का स्पॉन्सरशिप मैं दे दूंगा। देखते हैं। मिसेस गोखले, आपको किस पे शक है? हाँ? I mean, आपको क्या लगता है? क्या मेरी तरफ क्या देख रही हो? बोलो ना, क्या लगता है, बोलो। इट्स ओके मिसेस गोखले, उनको चाय दीजिए। एक्चुअली जब से अटैक हुआ है डर सी गई है। मैं समझ सकता हूँ। अच्छा मिस्टर गोखले, आप दोनों और ड्राइवर छोड़ के यहाँ कौन कौन है? कोई नहीं। मतलब? वैसे एक काम वाली बाई आती है, वो यही पास में बस्ती में रहती है, और हमारा माली हफ्ते में 2 बार आता है। ठीक है, मुझे उनके नाम और फोन नंबर दीजिए। जी अभी देती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ दादव, स्केच बन गया? गुड। सगळ्या पोलीस स्टेशनला पाठवा, मुझे भी मोबाइल पे भेज दो। हाँ, ये शूटर हाथ आते ये सुपारी किसने दी इसका पता चलेगा। अच्छा, वो बच्ची ने कुछ खाया? ठीक है, उसके लिए 1-2 जोड़ी कपड़े मंगवाना, पैसे मैं देता हूँ। ये नाम और नंबर्स।
और ये मेरा कार्ड उस बच्ची के लिए। थैंक्स। अब कैसी है वो? माँ के हाथ से ही खाऊंगी बोलती है। अक्सर यही होता है, गलती करता कोई और है और सजा किसी और को मिलती है। गोखले की बीवी वनीता, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करना। सर आपको क्या लगता है इस हमले में उसका हाथ है? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन गोखले और उसकी बीवी के बीच में रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं है। और अगर ये बात सही है तो गोखले को मारने के लिए उसके पास पूरा मोटिव है। कांट से शिंदे सर, उस बच्ची को कल सुबह इस आश्रम में दाखिल करना, मैंने बात की है। बच्ची का और जो कुछ भी सामान है वो मैं मंगवा लूंगी। चल। बेटा डरो मत। देखो अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। मेरा नाम वनीता आंटी है और तुम्हारा? तो माँ के पास जाना है। मैडम तो बहुत ही अच्छी है, कभी कुछ नहीं बोलती मुझे, चाहे छुट्टी लेनी हो, पैसे चाहिए हो। मेरा मतलब किसी से दोस्ती, आना जाना नहीं। और साहब? वो क्या है ना साहब, हमारे साहब का थोड़ा बाहरी ध्यान ज़्यादा रहता है। मतलब तुम्हारे मैडम का और साहब का झगड़ा होता है? अब क्या बताओ साहब, हमारे साहब का चक्कर चल रहा है। अरे मेरी माँ, ये रोना बंद करा। रश्मि ने ये आई लव यू का मैसेज मुझे गलती से भेजा होगा। हाँ? अरे उसे अपनी बॉयफ्रेंड को भेजना होगा गलती से। थम, तुला पुरावा पाहिजे ना? एक मिनट थांब, देख ले, एक मिनट थांब जरा तू। हेलो हाँ रश्मि, क्या नाटक है ये? हाँ? ये अपने बॉयफ्रेंड वाला मैसेज मुझे क्यों भेजा है तूने? तुम्हें पता है यहाँ पे कितना बड़ा पंगा हुआ है? जानती हो तुम? हाँ? क्या सॉरी क्या? फोन रख। नॉनसेंस। उसने मैसेज में लिखा था आई लव यू सर। एक बात बताओ मुझे, कौन सी लड़की अपने बॉयफ्रेंड को सर बुलाती है? हाँ? चला बात करने में मतलब ही नहीं है। You're good for nothing. झगड़ा तो बहुत होता था साहब, दोनों एक दूसरे पे शक करते। दोनों? हाँ साहब, मेम साहब का भी एक दोस्त है ना, जनार्दन, जब साहब नहीं होते तब आता है। छोड़ दो ये सब, बाहर निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारे साथ, हम दोनों शादी करेंगे। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। डिस्टर्ब किया मैंने? ठीक, हाँ तो बोलो, चला जाता हूँ ऑफिस। फिर चलने दो तुम्हारी रात लीला। क्यों? गोखले, मुंह संभाल के बात करना। चुप रहे, घर मेरा है, मुंह मेरा। तू कौन होता बोलने वाला? और तूने तो घर की कोठी बना दिया। गोखले, एक दो बार तो उसने वनीता पे हाथ भी उठाया था। उस दिन मौका मिला इसलिए बहुत मारा साले को। वैसे तुम्हारे और मिसेस गोखले की दोस्ती कब से है? कॉलेज के टाइम से। तुम शादी करना चाहते थे? हाँ, 3 बार प्रपोज किया था, तीनों बार रिजेक्ट। इसीलिए मिस्टर गोखले को मारने की सुपारी दी तुमने? नहीं साहब, और जिस दिन उसे मारना होगा ना साहब, मैं खुद जाके मारूंगा। ये ऐसे सुपारी उपारी नहीं दूंगा। जब हमला हुआ तब तुम कहाँ थे? साहब मैं पनवेल गया था। जैन सर। जादव, जनार्दन के कॉल रिकॉर्ड चेक किए? जी सर, जिस दिन अटैक हुआ उस दिन मोबाइल लोकेशन के हिसाब से वो इस शहर में नहीं था और कॉल रिकॉर्ड में भी कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला है। फिर भी नजर रखना उस पे। जी सर। जादव, प्रोफेशनल और सोशल फ्रंट पे तो सब क्लियर लगता है। मुझे लगता है कि हमला किसी करीबी इंसान ने किया है। मतलब? आई डोंट नो, लेकिन मेरी सोच उसके बीवी तक आकर रुक गई है। क्योंकि जनार्दन बोल रहा था कि सुरेन गोखले का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। एक काम करो, उसके ड्राइवर को बुलाओ। हमारा साहब है ना एकदम राजा आदमी, लड़की लोग पीछे पीछे भागता था, क्या बोल बच्चन करता था पता नहीं, लेकिन लड़कियां पागल हो जाती थी। मतलब एक साथ कितने लफड़े करते हैं वकील साहब? नहीं साहब, वो मामले में हमारे साहब ना एकदम पक्का, एक टाइम पे एक खत्म हो जाने के बाद फिर दूसरा। तो कोई लड़की तेरे साहब के गले में कभी हड्डी बन के नहीं अटकी? नहीं साहब, हमारा साहब मस्त हैंडल करता था। हाँ, पर
एक लड़की थी जिसने हमारे साहब को बहुत रुलाया। गाड़ी में फुल एसी होता था मगर साहब के पसीने सूख जाते थे। कौन थी वो लड़की? पल्लवी, साहब की असिस्टेंट थी। या साहब या। आपने तो रेडी मार दी। और आप रेड हैंड पकड़े भी गए। सॉरी सर। ऑफिस मेरा है, असिस्टेंट मेरी है। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं तो मुझे काय के डर। बैठिए ना। थैंक यू। पल्लवी का भी डर नहीं था, फिर भी बाद में क्या हुआ ये आप जानते हैं। देखिए, मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, वो मेरा पर्सनल मैटर है। गोखले साहब, आप चाहे ना चाहे आपको बोलना पड़ेगा। अटैक में बेवजह एक औरत की मौत हुई है। पल्लवी मेरी असिस्टेंट थी। हम दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। सिर्फ दोस्ती या और कुछ? अब आप ही बताइए, कोई खूबसूरत लड़की अगर खुद मेनका बनने पर उतर आए तो आज के जमाने में कौन विश्वामित्र बनना चाहे? सर, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। धीरे धीरे हमारी नजदीकियां बढ़ने लगी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और इसी दौरान एक दिन कुछ काम के सिलसिले में मैंने पल्लवी को घर पे बुलाया था। सर हैं घर पे? हाँ, आप कौन? मैं पल्लवी, सर के ऑफिस में काम करती हूँ। सर ने बुलाया है मुझे। एक मिनट। हाँ, हेलो। हाँ मेम साहब, हाँ माली आके गया। नहीं, साहब तो आज घर पे ही है। आप बस भगवान जी का दर्शन करो वहाँ पे। आगे क्या हुआ? हेलो। क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं सर, एकदम से पाँव ट्विस्ट हो गया। ओके, बैठो 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 बैठो, यहाँ पे बैठो बैठो। कहाँ पे दर्द हो रहा है? सर यहाँ दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है? हाँ सर। अच्छा रुको, मैं मलहम लेके आता हूँ। सर, मलहम की कोई जरूरत नहीं है, आपके छूने से ही दर्द कम हो गया। अच्छा, एक मिनट। आपके हाथों में तो जादू है सर। सर, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती थी। अरे इसमें थैंक यू की कौन सी? पल्लवी, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं अपनी इस शादीशुदा जिंदगी की मर्यादा को तोड़ दूंगा। मर्यादा? प्यार को कोई मर्यादा रोक थोड़ी ना सकती है। और आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम एक काम करते हैं, आप मुझे वकालत सिखाइए और मैं आपको प्यार करना सिखा दूंगी। कुछ भी करके वो मेरी शादी तोड़वाना चाहती थी। लेकिन कुछ नहीं, मैं अगर शादी करूंगी तो बस आपसे, वरना नहीं करूंगी। क्या आप अभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते? अरे मैंने ऐसा कब कहा? तो बस आप अपनी बीवी को डिवोर्स दे दो। पल्लवी, कैसी बातें कर रही हो तुम? एक लॉयर होकर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? प्यार में ये सब नहीं सोचा जाता। आप बस जल्द से जल्द अपनी बीवी को नोटिस भेज दो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो पल्लवी? कि शादी तोड़ना इतना आसान नहीं होता। शादीशुदा होके मेरे साथ में बाकी सब कुछ करना आपके लिए आसान था।
मुझे ना ही कुछ सुनना है और ना ही कुछ समझना। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो म्यूचुअली हुआ था, कोई ज़बरदस्ती वाला मामला नहीं था। वो बहुत ही पीछे पड़ गई तो मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसके फ़ोन कॉल्स बढ़ते गए और एक दिन अचानक वो ऑफिस पहुंच गई। क्यों तंग कर रही हो मुझे? क्या चाहिए तुम्हें? वैसे तो मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल कुछ पैसों की जरूरत। कितने चाहिए? 5 लाख रुपए। 5 लाख? दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? नहीं दूंगा। तो ठीक है, मुझे मेरी जॉब वापस दे दो। देखो पल्लवी, ये ब्लैकमेल है, डोंट क्रॉस द लाइन। लाइन तब क्रॉस होगी जब मैं तुम्हारा पूरा सच मीडिया के सामने लाऊंगी, और जब मीडिया वाले तुम्हारे आगे पीछे कैमरा लेके घूमेंगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा। मैंने उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, सोचा पैसों की प्रॉब्लम हुई होगी तो पैसे भी दिए और जॉब भी दी, लेकिन शायद उसे मुझे तंग करने में मज़ा आने लगा था। मेरे एक क्लाइंट की फाइल उसने ऑपोजिट लॉयर को बेचने की कोशिश की और पकड़ी। फिर एज पर द गाइडलाइन उसे अपना लीगल प्रैक्टिस का लाइसेंस खोना पड़ा। उसके बाद वो कहाँ चली गई मुझे पता नहीं। फिर कुछ दिन बाद अचानक उसका फ़ोन आया, लेकिन इस बार मैं अलर्ट था, तो मैंने वो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड किया। मुझे वो रिकॉर्डिंग सुनना है। मुझे पैसे चाहिए। किस बात के पैसे? कि तुम भी अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं किस चीज के पैसे मांग रही हूँ। देखो पल्लवी, तुम मुझे ना कुछ देखना है और ना ही सुनना। मुझे जो कुछ भी कहना था ना, मैं तुम्हारी बीवी से कह चुकी हूँ। और अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा ही रहा ना, तो कल मैं सबके सामने बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज प्लीज पल्लवी, स्टॉप कॉलिंग मी। नहीं करूंगी, बस मुझे पैसे चाहिए, कुछ भी करके। नहीं तो देख लेना मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मतलब उसने आपकी बीवी को सब कुछ बता दिया था? हाँ, मैं जानती थी। पल्लवी सुरेन की पहली असिस्टेंट थी। इतनी बड़ी बात आप बताना ही भूल गई, ये तो हो नहीं सकता। देखिए इंस्पेक्टर, मैं इस सब से अब बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मुझे बस बाहर निकलना है इस सब से। मुझे पता है सुरेन बदलने वाला नहीं है। मुझे खुद ही कोई नया मकसद ढूंढना पड़ेगा जिंदगी जीने के लिए। अवनी जैसा कोई मकसद। सर, जहां तक सबूत कहते हैं, अब तक पल्लवी के पास एडवोकेट गोखले को मारने का स्ट्रॉन्ग मोटिव है। मोटिव तो एडवोकेट के बीवी के पास भी है जादव, शायद जनार्दन। फिलहाल हम वनीता और पल्लवी पे फोकस करते हैं। वनीता के हर मूवमेंट की मुझे खबर देना, और उस एडवोकेट के ऑफिस से पल्लवी का एड्रेस ले लो और उसे ले आओ। पड़ोस वाले से पूछते जी, क्या पल्लवी नाम की लड़की यहीं पे रहती है? हाँ रहती तो है, अकेली रहती है, लेकिन कुछ हफ्तों से दिखी नहीं है। क्यों, क्या हुआ साहब? अच्छा, इस घर के मालिक कहाँ रहते हैं? सर, पल्लवी के कॉल रिकॉर्ड्स। लोकेशन ट्रेस हुआ? नहीं सर, अटैक के बाद उसका मोबाइल बंद है। लास्ट लोकेशन स्वारगेट बस डिपो था। शायद शहर छोड़कर गई है। कमाल करते हो आप लोग। एक अनजान लड़की को फ्लैट किराए पर देते हो और उसके कुछ डिटेल्स तक नहीं रखते आप। एग्रीमेंट तक नहीं बनवाया आपने। साहब, लेकिन लड़की अच्छे घर की दिख रही थी, खुद लॉयर भी है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, वो डिटेल्स है उसके। ज्यादा तो कुछ पता नहीं साहब,
लेकिन बोलने में बहुत बार नासिक का नाम आता था। नासिक? हाँ, नासिक में कौन रहता है उसका? उसकी माँ रहती है उधर, बहुत बीमार रहती है। सर, ये पल्लवी का फोटो गोखले के ऑफिस से मिला। ये फोटो नासिक पुलिस को भेजो, सभी इन्फॉर्मर्स को काम पे लगाओ, उनको बोलो खास करके हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टोर पे नजर रखो। दिन दहाड़े बीच सड़क पर शहर के एक कामयाब वकील पर जानलेवा हमला हुआ था। हमले को 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन पुलिस की काफी कोशिशों के बावजूद भी उनके हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे थे। इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे नाजुक मोड़ आते हैं जहां कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जिन्हें इंसान समाज के सामने लाना नहीं चाहता, और अक्सर इंसान के अतीत में बने ये नाजुक रिश्ते ही उसकी वर्तमान जिंदगी में मुश्किलों को जन्म देते हैं। एडवोकेट सुरेन गोखले की जिंदगी का एक ऐसा ही नाजुक मोड़ था उनकी पुरानी असिस्टेंट और प्रेमिका पल्लवी। सुरेन गोखले का यह कहना था कि पल्लवी ने ही उसे अपने साथ नाजायज रिश्ता रखने पर मजबूर किया था, पर क्या यह सच था? और अगर यह सच नहीं था तो फिर सच्चाई क्या थी? और अब यह उलझन सिर्फ पल्लवी ही सुलझा सकती थी। यही है पल्लवी। पल्लवी। हाँ माँ, चाहिए आपको? पानी? हाँ भैया। पल्लवी? जी, आप कौन? PSI जादव, पुणे। प्लीज प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। नहीं करूंगी, बस मुझे पैसे चाहिए, कुछ भी करके, नहीं तो देख लेना मैं क्या क्या कर सकती हूँ। यस सर, ये कॉल मैंने ही किया था, ये आवाज मेरी ही है। और क्या मतलब है इसका? सर और क्या मतलब हो सकता है? जो कुछ भी है मैंने साफ साफ कहा है। आपने एक रेप्यूटेड लॉयर को पैसों के लिए धमकी दी है। हाँ सर, मैंने धमकी दी है, लेकिन उसी रेप्यूटेड लॉयर के सामने मैं रोई, गिड़गिड़ाई, पैसों के लिए भीख मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी किसी भी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। ये कॉल मेरा 7वां 8वां कॉल है उन्हें। इससे पहले के कॉल्स नहीं सुना उन्होंने आपको? लेकिन मिस्टर गोखले आपको पैसे क्यों दे? मेरी जिंदगी बर्बाद करने के, मेरा करियर खत्म करने के पैसे सर। मतलब? सर मेरा बार लाइसेंस कैंसिल हो गया, मेरी नौकरी चली गई, सिर्फ और सिर्फ उस सुरेन गोखले की वजह से। लेकिन तुमने खुद चुना है ना ये रास्ता। सर कोई भी लड़की ना इस रास्ते को खुद नहीं चुनती है, इस रास्ते पे मुझे जबरदस्ती धकेला गया है। क्या हो गया? अरे मैडम, क्या हुआ? कुछ नहीं, एकदम से पाँव ट्विस्ट हो गया। अच्छा ठीक है, अंदर आओ, तुम जाओ काम करो अपना, मैं देखता हूँ। आराम से आराम से। अच्छा ये मलहम लगाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। ठीक लग रहा है? अब थोड़ा ठीक है सर। लो जूस पी लो। थैंक यू।
सर मुझे चक्कर आ रहा है। हाँ वो बाहर धूप बहुत है ना, कहीं तुम चल के तो नहीं आई? नहीं सर। रियली वेरी सॉरी पल्लवी, कल हम इतने करीब थे, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। पल्लवी मैंने कभी कहा नहीं, बट आई लव यू। कुछ दिनों तक उसके झूठे प्यार का सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसके बाद उसने मेरे फोन कॉल्स उठाने बंद कर दिए, मुझे नौकरी से निकाल दिया। बहुत धमकियां देने के बाद में मुझे मेरी जॉब वापस मिली। और दोबारा जॉब पे आने के बाद तुम्ही ने तो फाइल का लफड़ा किया था ना? बिल्कुल नहीं, ये सब उसका प्लान था, मुझे फंसाने के लिए, मुझसे छुटकारा पाने के लिए। उसी ने मुझे वो फाइल दी थी एक आदमी को देने के लिए, और प्लान के अकॉर्डिंग उसने ये प्रूव कर दिया कि वो आदमी दूसरे वकील का था, और बार एसोसिएशन में मेरी कंप्लेंट कर दी, और मेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया। क्यों किया तुमने ये सब? तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बर्बादी क्या होती है ये तुम्हें पता नहीं है मेरी जान। अब तो सिर्फ लाइसेंस गया है, ज्यादा आवाज की ना तो सब कुछ छीन सकता है। यहाँ का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर जिंदगी से उठा सकता हूँ। तो तुम्हारी भलाई इसी में है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। आउट। अगर ये लड़की सच कह रही है तो सुरेन ने काफी सारी बातें हमसे छुपाई है, जिन बातों में ही उसके ऊपर जो हमला हुआ उसका सुराग है। सर एडवोकेट गोखले की बीवी ने दूसरे वकील की मदद से अपने डिवोर्स पेपर तैयार करवाए। हमले से पहले या बाद में? पहले सर, 2-3 हफ्ते पहले। सर अगर वनीता ने डिवोर्स पेपर इतने पहले तैयार करवा ही रखे तो फिर अब तक उसने अपने पास क्यों रखे, फाइल क्यों नहीं की? जाहिर सी बात है दादा, डिवोर्स हुआ तो आधी प्रॉपर्टी, पति मर गया तो पूरी। एडवोकेट सुरेन गोखले पर हुए हमले को अब लगभग 1 महीना बीत चुका था, पर हमलावर की तलाश अब भी जारी थी। सुरेन गोखले की निजी जिंदगी में जैसे रिश्तों की गुत्थी सी बन गई थी। उसके हर जायज और नाजायज रिश्ते के पास उसे मारने की वजह थी, जैसे कि उसकी पत्नी वनीता, जो सिर्फ समाज में होने वाली बदनामी के डर से इस खोखले रिश्ते को ढो रही थी। दूसरी थी पल्लवी, जो एक वक्त सुरेन गोखले के बहुत करीब थी, लेकिन आज उनके बीच की दोस्ती और प्यार की जगह नफरत ने ले ली थी। और अब पुलिस के शक के दायरे में तीसरी थी गोखले की आज की असिस्टेंट रश्मि। कब से एडवोकेट सुरेन गोखले के पास काम कर रही हो? यही कोई 7-8 महीने हुए हैं। क्या काम करती हो? असिस्टेंट हूँ उनकी, केस सॉल्व करने में हेल्प करती हूँ, रेफरेंसेस निकाल के देती हूँ, अपॉइंटमेंट्स, कोर्ट डेट्स वगैरह एडजस्ट करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। सब कुछ मतलब और क्या क्या करती हो? बोलो, आप क्यों चुप हो? प्रॉमिस किया है उसने शादी का। हम लोग जल्दी शादी करने वाले हैं। पहले बीवी से तलाक के बाद या वैसे ही? ऑफ कोर्स तलाक लेके। अच्छा, डोंगरे मैडम, पल्लवी, सुरेन गोखले के एक्स असिस्टेंट। बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे मैं उनका पूरा ख्याल रखती थी। पूरा? तुम्हें भी यही कहा होगा ना, बीवी को सोशल वर्क से फुर्सत नहीं मिलती, उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। सब झूठ।
चीटिंग की थी ना सर के साथ? कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सेकंड पार्टी को दे दिए थे, राइट? डिवोर्स फाइल किया उन्होंने? नहीं, अब तक तो नहीं किया, पर जल्दी कर देंगे। जिंदगी भर भी इंतजार करोगे ना, तब भी वो अपनी बीवी को डिवोर्स नहीं देंगे। पहली दफा जूस में नशीली दवाई मिला के पिलाई ना, मुझे भी पिलाई थी, और फिर अपने बच्चे ना होने की दुख भरी कहानी सुनाई। मैं बोला कि बीवी को डिवोर्स दे दूंगा। थोड़े टाइम बाद जो उसने मेरे साथ किया ना, वही वो तुम्हारे साथ करेगा। पहले अपनी जिंदगी से और बाद में नौकरी, दोनों से निकाल देगा, और पूरा इंतजाम करेगा कि आगे तुम बतौर लॉयर किसी के साथ काम नहीं कर सको। अब तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें किसका साथ देना है, हमारा या सुरेन गोखले का। अरे आइए आइए वकील साहब, आप ही का इंतजार हो रहा था। किस बात का ताज्जुब हो रहा है आपको? एडवोकेट गोखले को पुलिस ने हिरासत में तो ले लिया, लेकिन क्योंकि वो खुद एक क्रिमिनल लॉयर था, इसलिए वो कुछ ही दिनों में जमानत पर बाहर आ गया। दूसरी तरफ वनीता ने जो डिवोर्स के पेपर्स बनवाए थे, उनमें साफ साफ लिखा था कि उसे सुरेन की प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए। सारा इन्वेस्टिगेशन जैसे एक डेड एंड पर आकर रुक सा गया था, लेकिन पुलिस ने अपनी कोशिशें जारी रखी और आखिरकार हमला करने वाला शख्स उनके हाथ लग ही गया। ये कह रहा है कि 3 महीने पहले इसने किसी वकील को मारने की सुपारी ली थी, लेकिन वकील मरा नहीं था। किसने दी थी सुपारी? सब मैंने इसको एक ही बार देखा था सब, वो धंधे वाला नहीं लग रहा था सब। सच बोल। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सब, आई शपथ सब। उसने खाली टारगेट का फोटो और पैसा दिया था, वो भी एक साथ दिया था सब। सच बोल, सच बोल। मैं सच बोल रहा हूँ सब। मुझसे ये बोला था कि उसको खाली डराना, मारना नहीं। वो स्केच लेके आओ गोखले पे अटैक करने वाले का। जादव, एक काम करो, गोखले वकील और उसके ड्राइवर को ले आओ। योगा। क्या साहब, आज कौन सी नई कहानी सुनाने वाले? उन लड़कियों के कहने पे आपने मुझे अंदर किया, लेकिन आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आपको अंदाजा नहीं है मैं क्या चीज हूं। अरे नहीं 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 गोखले साहब, क्या आप भी। बल्कि इस बार तो अच्छी खबर है, आप पे हमले की सुपारी देने वाला पकड़ा गया है। अपने साहब को मारने की सुपारी क्यों दी? उसे क्यों मार रहा? गोखले, आपको मारने की सुपारी आप ही के ड्राइवर ने दी थी। एक औरत की जान गई है इस हमले में। मर्डर का चार्ज तो पक्का है तुझ पे। मैं बिल्कुल बेकसूर। चुप हो जा। तूने कहीं बोला ना, आपने किया। अरे चुप हो जा, कुछ नहीं होगा तुझे। जानता है ना तू कितने बड़े वकील का ड्राइवर है तू? नहीं, वो मैं नहीं जानता। मेरे को जिंदगी भर नहीं सड़ना जेल में। मैंने साहब को मारने की सुपारी दी थी ना, वो मेरे साहब के कहने पे दी थी। स्टेटमेंट देगा? देगा। जादव, इसे स्टेटमेंट ले लो और अरेस्ट वारंट निकालो। गोखले को इस बार जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ले जाओ। गोखले साहब, आप कितने भी बड़े लॉयर क्यों ना हो, कानून से बड़े नहीं हो सकते। अपने आप को मारने की सुपारी, इसमें एक बेकसूर औरत की जान गई है, एक मासूम बच्ची अनाथ हुई है। वजह आप बताओगे कि? हाँ, मैंने वो अटैक करवाया था। मुझे छुटकारा चाहिए था पल्लवी से। मुझे लगा अब पैसों के लिए जिंदगी भर मुझे ब्लैकमेल करती रहेगी। अच्छा प्लान। अब सुपारी के चक्कर में उसे अरेस्ट करोगे और अपने आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इस बार तुझे जमानत नहीं मिलेगी, देख लेना। आईचं पत्र हरवलं, मला सापडलं.
आईचं पत्र हरवलं. आईचं पत्र हरवलं. आईचं पत्र हरवलं. आईचं पत्र हरवलं. माँ मुझे भूख लगी है. क्या कहा आपने? वापस कहो. माँ मुझे भूख लगी है. देखिए, हम आपसे कह रहे हैं बार बार परेशान करना बंद करिए. अब हम आपके यहाँ नौकरी नहीं करते हैं. नौकरी छोड़ दी तो क्या हो गया? जान तो हो मेरी. आओ ना. हम आपसे कह रहे हैं, हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं है. मेरा तो है. अच्छा ये बताओ, तुम आ रही हो कि फिर मैं आऊँ? बोलो. देखिए, हमारा पीछा छोड़ दीजिए, वरना हम छोड़ेंगे नहीं आपको. मीना, हर वक्त आग लगी रहती है. हेलो, यहाँ ये कुत्ता हर रोज तुम्हारी जोई को नोचता रहे और तुम बस हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहो, कुछ नहीं करो. इस बूढ़े का तुम कुछ करोगे क्या मैं ही कुछ करूँ? May I come in, sir? अरे रीमा, आओ आओ हाँ, बैठो. थैंक यू सर. तो कुछ काम की बात कर लेते हैं. आई मीन टारगेट फिक्स कर लेते हैं. ओके सर. ये है तुम्हारा टारगेट. क्यों कम है? बताओ, बढ़ा दें? भाई तरक्की करनी है, ऊपर जाना है तो परफॉर्मेंस तो देनी होगी. अब इसके ऊपर जाने का इंतजाम मुझे करना ही पड़ेगा. साला ठगी पुट्ठा. प्लीज स्टॉप इट सर. अब शादीशुदा हूँ मैं. ये तो बड़ी अच्छी बात है. अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए. ऐश करेंगे हम और बिल फटेगा तुम्हारे पति के नाम का. अरे कहाँ जा रही है तुम? मेरे पति को अगर पता चला ना तो वो खून कर देगा तुम्हारा. सर, ये क्या कर रहे हैं आप? मसाज. अपनी कंपनी का नया मसाज वाला है ना, ट्राई कर रहा हूँ. कैसा लग रहा है पायल? अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? सर, हम ऑफिस में. तो क्या हो गया? मेरा ऑफिस है, मेरा केबिन है, कोई नहीं आएगा यहाँ. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग जूली. सर अंदर है? यस मैम. गुड मॉर्निंग मैडम जी. मैडम जी, आप बताई होती तो आपको लेने नीचे आ जाते. सर, खुशबू भी बड़ी अच्छी है. मजा आ रहा है? मुझे भी आ रहा है. शंकर. जी मैडम जी. जी मैडम जी, वो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम्हारी समझ में अभी नहीं आएगा. जब बीच चौराहे पे खड़ा करके तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकालूंगी ना, तब समझोगे. शरीर में जितनी गर्मी है सब निकल जाएगी. और तुम, अगर तुम्हारी जवानी इतना ही जोर मारी है तो चौक पे क्यों नहीं जाके बैठ जाती? गेट आउट, आउट नाउ. अगर अभी भी नहीं सुधरे ना तो तुम्हारी जवानी जो बहुत भड़क रही है उसे काट के फेंक दूंगी.
कैसे आप? दीदी कैसा रहा आज का दिन? ठीक था। आ गई पायल? पायल क्या हुआ बेटा? मम्मी आज ऑफिस में बॉस की वाइफ ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। ऐसा है तो छोड़ दे नौकरी, दूसरी नौकरी ढूंढ ले। ऐसे कैसे नौकरी छोड़ दूं मम्मी? दूसरी नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। और कौन सी कंपनी मुझे इतनी अच्छी सैलरी पे नौकरी देगी? कौन सी मुझे इतनी अच्छी अंग्रेजी आती है या कोई मैनेजमेंट कोर्स किया है जो किसी कंपनी में मैनेजर बनने के सपने देखूं? और मम्मी अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो दोनों छोटी बहनों की पढ़ाई का क्या होगा? घर के खर्चे कैसे चलेंगे? और तुम ही बताओ मम्मी, कौन सी कंपनी का बॉस ऐसी हरकतें नहीं करता? मेरी सारी सहेलियां रोजी, मीना, टीना सब इसी तरह की हरकतों की बातें करती हैं। उन सबके भी ऐसे ही हालात हैं। मैंने भी इसे अपनी किस्मत मान लिया है। बस बेटा बस, शांत हो जा। मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। मम्मी चकना भी तैयार रखना, वो आता ही होगा। आज सारे देश में अक्सर महिलाओं को कामकाज के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन हमारे सभ्य समाज में कुछ असभ्य लोग ऐसे भी हैं जो अपने रुतबे, अपनी बड़ी पोजीशन के बल पर अपनी सहकर्मी महिलाओं का फायदा उठाते हैं, उनका शोषण करते हैं। शहर हो या गांव, सड़क हो या दफ्तर, महिलाएं ऐसे असभ्य लोगों से कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। हमारा आज का केस भी ऐसी ही पीड़ित महिलाओं का है जिनका शोषण किया जा रहा था। पायल, तेरे सर आए हैं। कैसी है तू? हैं? खेलो खेलो, शाबाश खेलो। कब तक चलता रहेगा ये सब? जब तक हमें आनंद आता रहेगा तब तक। आज पूरे ऑफिस के सामने आपकी बीवी ने मेरी कितनी बेइज्जती की है। बैठो बैठो यार। अरे वो पागल औरत है, उसकी बातों को सीरियसली क्यों लेती हो? अच्छा चलो, उसकी इस बेहुदा हरकत के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं, ओके? अरे यार, उस औरत के चक्कर में तुम हमारी शाम क्यों खराब कर रही हो? अच्छा सर, वो आखिरी दिन था जब सर घर आए थे। उसके बाद ना तो वो आए और ना ही उनका फोन। मैंने 1-2 बार उनका फोन ट्राई किया था, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। कमाल है, तुम्हें भी बताकर नहीं गए? तुम्हें तो बताकर जाना चाहिए था। सर, मैं उनकी वाइफ नहीं हूँ जो कहीं भी जाने से पहले वो मुझे बताकर जाए। रघु सर, प्रकाश के सारे कॉल रिकॉर्ड चेक करो और पता लगाओ कि उसका आखिरी लोकेशन क्या था। यस सर। ऐसा पहले भी कभी हुआ है? नहीं सर, पहले कभी बिना बताए इतने दिनों के लिए नहीं गए। उनका किसी से कोई झगड़ा, दुश्मनी वगैरह? नहीं सर। सर सर, ये कुछ अश्लील किताबें, ड्रॉर से ये ब्लू फिल्म की सीडीज और ये कुछ कॉन्डम्स मिले हैं सर। ऑफिस में कॉन्डम्स? सर, डेस्क से कॉन्डम मिले हैं। किसकी डेस्क है? इन रीमा जी की। सर, आपने प्रकाश सर के अकाउंट की डिटेल्स मांगी थी, वो इसमें है। इसमें लास्ट ट्रांजैक्शन 25 मई को किया गया है 45,000 का। हाँ सर, उस दिन रात को सर ने 90,000 2 अलग अलग अकाउंट से निकाले थे। और सर अक्सर ऐसे पैसे निकालते ही रहते। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? सर, बड़े लोग हैं तो उनके शौक भी बड़े ही रहेंगे ना।
रघु सर, इस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज निकालो और चेक करो। सर की एक बात तो थी, सर की ना तो मेम साहब से बनती थी और ना तो छोटे साहब से, आए दिन कचकच होती रहती थी। तो आपने अपने पति को धमकी दी थी? धमकी नहीं, उसे तो तुम चुप रहो। पति के नाम पे कलंक थे वो, दुनिया भर में मुंह मारते फिरते थे। उन्होंने घर को कभी घर समझा ही नहीं, बीवी के रहते दूसरी औरतों के पीछे भागते रहे। तो क्या आरती उतारती उनकी? मैं तो चाहता हूँ कभी वो वापस ही ना आए, मुक्ति मिले हमें। तो फिर मिसिंग कंप्लेंट क्यों लिखाई? इन्हें पूछिए, इन्होंने लिखवाई है। और क्या करती मैं? आप ढूंढ दीजिए, अपनी कंपनी और तलाक दोनों ले लूंगी उनसे। सर कॉल रिकॉर्ड चेक कर लिए, सभी से पूछताछ कर ली, लेकिन कहीं भी कुछ नया नहीं मिला। सर कहीं इन्हीं माँ बेटे का तो खेल नहीं हो सकता है। संगीता हर्बल शिखा के पिता की कंपनी है जो उसे विरासत में मिली, और प्रकाश ने एक बार वो कंपनी अपने नाम करवा ली, उसके बाद बीवी को कौन पूछता है? उसका बेटा उदय भी उसके साथ काम करता था, लेकिन जब उदय ने विरोध किया तो प्रकाश ने उदय को कंपनी से निकाल दिया। प्रकाश के इर्द गिर्द जितनी भी लड़कियां और औरतें थी उसने शोषण तो सभी का किया है, और अब वो गायब है। इसलिए शक सभी पर जाता है, लेकिन सबूत किसी के भी खिलाफ नहीं है। और ये जब से गायब है तब से ना तो कोई फिरौती का कॉल आया है, ना ही कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुआ है, और अब उसका फोन भी स्विच ऑफ। देखिए मुझे तो लगता है कि इसका खेल खत्म हो गया। अरे ये तो किसी आदमी का कान है। किसने देखा है कान? साहब मैंने। किसी ने हाथ तो नहीं लगा? नहीं सर, ना मैंने छुआ ना किसी को छूने दिया। गुड, थोड़ा पीछे रहो बच्चे तुम लोग। आइए सर, देखिए ये है। सर यहाँ नाक पड़ी है। सर यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। नाक और कान कटे हुए हैं, लिंग भी कटा हुआ है। सर किसी प्रकाश यादव का नाम है और संगीता हर्बल्स का एड्रेस लिखा हुआ है, और डेबिट कार्ड पर भी प्रकाश यादव है। सर कहीं ये वही आदमी तो नहीं है जिसकी मिसिंग कंप्लेंट हमें थाना हजरतगंज से आई थी? हेलो इंस्पेक्टर रवि, मैं इंस्पेक्टर मोहन कुमार बोल रहा हूँ, बछरामा थाने से। हमें एक डेड बॉडी मिली है प्रकाश यादव नाम की, जिसकी कंडीशन बहुत खराब है। इसे देखकर लगता है इसे बहुत बुरी तरह से मारा गया है। प्रकाश यादव की लाश का कटे हुए लिंग के साथ मिलना साफ लगता है किसी ने बदला लिया है, अपनी भड़ास निकाली। हो ना हो इस कत्ल के पीछे वजह सेक्स है। तुम एक काम करो, प्रकाश यादव जिन जिन लड़कियों से रेगुलर टच में था उनसे बात करो। सर मैंने प्रकाश यादव के डेबिट कार्ड रिकॉर्ड चेक किए, हमें यह पता चला है कि कत्ल की रात उसने एमजे वाइन शॉप से शराब खरीदी थी। ये देखिए सर। प्रकाश साहब को तो बहुत अच्छे से जानता हूं सर मैं, वो तो हमारे पुराने कस्टमर थे। अच्छा आप जरा सोचकर बताना, उस दिन प्रकाश के साथ कार में कोई था या फिर वो अकेला था? ले लीजिए। चल रमेश, चलता हूँ। ठीक है प्रकाश भाई। हाँ सर था तो। कौन? वो तो नहीं पता सर, क्योंकि बहुत दूर था और उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया सर मैं। महिलाओं का शारीरिक शोषण एक घिनौना जुर्म है और बहुत कम ही खुलकर सामने आता है, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर बढ़ने वाले हाथ से ज्यादा अपने ऊपर उठने वाले सवालों की फिक्र होती है, और इसी कमजोरी का फायदा उठाना प्रकाश यादव जैसे लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पुलिस ने जब गुत्थियों को खोलना शुरू किया तो पता चला कि प्रकाश यादव ने अपनी हवस को मिटाने के लिए कई महिलाओं का शारीरिक शोषण किया था। फेहरिस्त काफी लंबी थी, लेकिन पुलिस ने उन पीड़ित महिलाओं से छानबीन शुरू की। रीवा, तुम 25 मई की रात को कहां पर थी? 25 मई की रात को मैं एक पार्टी में गई थी, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने उसे मारा है? हो भी सकता है,
देखिए सर, मैंने प्रकाश यादव का मर्डर नहीं किया है। हाँ, मैं उसे मारना जरूर चाहती थी, मगर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। तुम उसे मारना चाहती थी? क्यों? मैं क्या, आप जाके किसी भी लड़की से पूछिए, उसका जवाब यही होगा। मेरी जगह कोई और भी लड़की होगी तो वो यही कहेगी। यूज करके फेंक दिया उस आदमी ने मुझे। शुरू शुरू में बहुत तारीफ करता था मेरी, मुझे लगा मेरे काम से खुश है, मगर नहीं, बात कुछ और थी। एक बार वो मुझे बाहर एक कॉन्फ्रेंस में लेकर गया। कॉन्फ्रेंस के बाद हम होटल के बार में बैठे थे। थैंक यू सर। वेलकम। जूस पीते ही मेरा सर चकराने लगा, अजीब सा लगने लगा। रीमा, क्या हुआ? सर, बहुत चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, ठीक हो ना तुम? हाँ, तुम रेस्ट करो थोड़ा। आ जाओ, कम उठो, आ जाओ। मुझे छोड़ने के बहाने वो मुझे होटल के कमरे में ले गया। मैं बेहोश बिस्तर पर पड़ी थी और मौके का फायदा उठाकर उसने मेरे साथ रेप किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मेरी न्यूड वीडियो भी बनाई। मुझे तो ये सब पता भी नहीं था। एक दिन जब मैं उसके केबिन में मीटिंग कर रही थी, लखनऊ में 1020, इलाहाबाद में 500, बनारस में 400 और चंडीगढ़ में 1280। सर ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ सर। तो मैंने कब कहा कि तुम ऐसी वैसी लड़की हो? तुम तो बहुत अलग किस्म की लड़की हो। हाँ? देखो, ये देखो, इसमें कितनी अलग लग रही हो। क्यों, पसंद आई ना? अब बताओ, मेरा ख्याल रखोगी या नहीं? बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो। उस दिन के बाद से हमेशा उसने अपनी मनमानी की। उसने मुझे पैसे दिए, आउट ऑफ टर्न जाकर प्रमोशन भी दिया, एक सेकेंड हैंड कार भी दी थी। हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते थे, लट्टू थे मुझ पर। और पायल के आने के बाद उन्होंने मुझे मक्खी की तरह निकाल फेंका। पर्क्स वगैरह जो मुझे मिलते थे वो सब काट दिया और उस पायल को दे दिए। दिग्विजय, पायल को बुलवाओ, इसने हमें सारी बातें नहीं बताई। यस सर। चालाक मुजरिम अक्सर पुलिस को गुमराह करने के लिए शक की सुई किसी और की तरफ घुमाने की कोशिश करता है, पर एक मिनट के लिए सारी बातें भूल करके बेसिक्स की तरफ चलते हैं। ये बताओ, प्रकाश यादव की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? उसकी बीवी और उसके बेटे को। करेक्ट। इस उदय को उठाओ, टटोलते हैं। सर कुछ पता चला? नहीं चला है तो चल जाएगा, इसलिए तुझे यहां बुलाया। कत्ल वाले दिन ऑफिस के पार्किंग लॉट में तो 2 घंटे किसी का इंतजार कर रहा था, और जैसे तेरे बाप की गाड़ी निकली तो उसके पीछे हो लियो। सीसीटीवी फुटेज में सब कंफर्म हो गया है। नहीं सर, वो ऐसे सर, तेरे बाप की मौत से सबसे ज्यादा फायदा तुझे ही होने वाला था। सच सच कबूल कर ले, नहीं तो इतना कूटेंगे कि तेरी हड्डियां जुर्म कबूलेंगी तेरा। देखिए सर, मैं मानता हूँ उस दिन मैं अपने पापा को मारने के इरादे से ही गया था, लेकिन फिर मेरी गर्लफ्रेंड राशि के साथ मेरी बात हुई और उसके साथ बात करने के बाद मैंने सोचा कि ये आदमी तो मारने के लायक भी नहीं है। झूठ बोलने में पीएचडी हासिल की है साले ने। सच बोल। सर मैं सच बोल रहा हूँ, वो आदमी बाप कहलाने के लायक नहीं था, एक नंबर का गिरा हुआ आदमी था। उसने मेरी माँ की जरा भी कदर नहीं की। दिन ब दिन उसकी हरकतें घिनौनी होते जा रही थी सर। एक दिन तो हद ही कर दी उन्होंने, लड़कियों को घर लाना शुरू कर दिया अपनी अय्याशी के लिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या बदतमीजी चल रही है? बेशरम लड़की, ये मेरा घर है, कोठा नहीं। चल। मुझे क्या बोल रही हो? अपने पति को संभालो, जबरदस्ती लेकर आए मुझे, समझी? मेरे ही बेडरूम में खड़े होके मेरे ही पति के साथ रगलियां मनाती है। क्या कर रहे हो? हाथ उठा दो। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुम। छोड़ूंगा नहीं।
नहीं होते बेटा, नहीं बेटा, नहीं। हाथ मत उठाना, समझे? जी तो चाह रहा था मैं उसे उसी वक्त मार दूं। बुड्ढे ने सारी हदें पार कर दी थी सर, और मैं अपनी माँ की दुर्दशा देख नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग हट गया था। 3 दिन से मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि सर आई वॉज एक्चुअली आउट ऑफ कंट्रोल। मैं उसे मारने ही जा रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड राशि ने मुझे रोक लिया, वरना मेरे ही हाथों नरक जाता बुड्ढा। तो तूने नहीं मारा? नहीं। मरवाया? किसको दी सुपारी? नहीं सर, मैंने कोई सुपारी वुपारी नहीं दी। मैंने किसी को नहीं मरवाया। इनफैक्ट उस दिन मैंने उनको ज्यादा देर तक फॉलो भी नहीं किया था। वो कंकरिया टोल बूथ से आगे जाकर मैंने यू टर्न ले लिया था। मैं बहुत डिस्टर्ब था और मेरा मूड ठीक करने के लिए राशि मुझे अपने साथ फिल्म देखने ले गई। सर आप चाहे तो राशि से पूछ सकते हो। कंफर्म करो। सर पायल को ले आए। पायल, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम प्रकाश की मौत के बाद खुश हो या दुखी? दुखी हूँ सर। लेकिन दुख तो तुम्हारे चेहरे पर नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों के बीच ये सब कैसे शुरू हुआ? सर जब मैंने ये जॉब ज्वाइन किया मैं बहुत खुश थी। प्रकाश सर से मिलने के बाद ऐसा लगा कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो मेरी हर चीज से खुश थे, मेरे काम की बहुत तारीफ करते थे। कंपनी ज्वाइन करने के बाद ऐसा लगा कि लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं था सर। प्रकाश सर भेड़ की खाल में भेड़िया थे। एक दिन मुझे एक पार्टी में लेकर गए। मेरी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया उन्होंने। मैं बेहोश हो गई और जब होश में आई तो उन्होंने मेरी एक वीडियो बना ली थी। तो तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की उस वक्त? कैसी कंप्लेंट सर? एक बहुत छोटी सी जगह से हूँ मैं, मिडिल क्लास फैमिली से। प्रकाश जैसे लोगों के सामने हम लोग कैसे टिक पाते? पापा नहीं है हमारे, 2 छोटी बहनें हैं, मम्मी है। उन सबकी जिम्मेदारी, घर का सब ध्यान रखना, सब कुछ मैं ही करती हूँ। डर गई थी अगर मुझे कुछ हो गया तो उनको कौन संभालेगा। सर मजबूरी थी, इसलिए झुकती चली गई। और जब पानी सर से ऊपर चला गया तो तुमने फैसला किया कि उसे रास्ते से हटा दिया जाए। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। तो फिर सही क्या है? सर फोन रिकॉर्ड के हिसाब से रीमा का फोन उसी इलाके में था जहां से हमें प्रकाश की लाश मिली। मैंने उसे थाने बुला लिया सर। कहीं तुमने रीमा के साथ मिलकर कोई चक्कर तो नहीं चलाया? नहीं सर, जब से हम सर के करीब हुए थे तब से रीमा हमारे नाम से भी नफरत करती थी। ये रीमा के प्रकाश के साथ कैसे संबंध है? सर पहले तो सब कुछ ठीक था, बाद में सब गड़बड़ा गया। इसमें रीमा की कोई गलती नहीं थी। वो तो ये जॉब छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन सर नहीं चाहते थे कि वो जॉब छोड़कर जाए। बुड्ढे ने तुम्हारे पर्क्स काटे तो तुमने उसका लिंक काट दिया? नहीं सर, ये सब झूठ है। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि 25 मई की रात तुम उसी इलाके में थी जहां प्रकाश की लाश मिली। 25 मई की रात को मैं एक पार्टी में गई थी। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। किसकी पार्टी? सर मैं अपने बॉयफ्रेंड नितिन के साथ गई थी, वो मुझे वहां लेकर गया था। देखिए पता करो उस नितिन का। सर एटीएम की सीसीटीवी फुटेज आ गई सर। कौन है ये और ये यहाँ क्या कर रहा है? इसने पैसे तो निकाले नहीं? नहीं सर। ये तो देवेंद्र है। तुम जानते हो उसे? हाँ सर, हमारे प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। कहाँ मिलेगा? सर वो तो पता नहीं। इसका नंबर और एड्रेस दो। सर मुझे ऐसे लग रहा है कि इस मर्डर के पीछे वजह कुछ और है और हमें गुमराह करने के लिए उस आदमी का लिंक काट दिया गया था ताकि हमें ऐसे लगे कि इसके पीछे कोई लड़की हो। सर वरना एक अकेली लड़की किसी आदमी को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकती है? पॉइंट है, बस ये देवेंद्र एक बार सही खांचे में फिट हो जाए फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देवेंद्र बड़ी जल्दी में लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जी कुछ नहीं, बस ऐसे काम से जा रहा है। एक मिनट इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। तुम उस दिन वहां क्या कर रहे थे? जी बस पैसे निकालने गया था। प्रकाश यादव जहां से पैसा निकालता है तुम भी वहीं से निकालते हो? सर वो एटीएम मेरे घर के पास से ही है तो इसलिए गया था। पर तूने उस दिन पैसे तो निकाले नहीं? सर वो उस दिन प्रकाश जी से अचानक मुलाकात हो गई
तो बातों बातों में रह गया तो इसलिए भूल गया था सर। ये बताओ, प्रकाश यादव के साथ कोई और भी था? जी नहीं। तो इतने परेशान क्यों दिख रहे थे? सर मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, मतलब जैसे वो हमेशा होते वैसे ही थे, बस ज़रा सी पी रखी थी। क्या बात हुई उनसे? कुछ नहीं सर, बस इधर उधर की बातें, क्या चल रहा है वगैरह। प्रकाश जी ज़रा रंगीन मिजाज आदमी है ना सर, तो कह रहे थे कि ऑफिस की एक नई फीमेल स्टाफ चाहिए। तो तुमने क्या कहा? मैंने यही कहा सर, ढूंढ के बताता हूँ आपको। बिना बताए शहर से बाहर मत जाना। हाँ रघु बोलो। सर मैं उदय की गर्लफ्रेंड राशि के घर के बाहर खड़ा हूँ। उसके पिता ने कंफर्म किया है कि उस रात उदय राशि के साथ फिल्म देखने गया था। सर, रीमा के बॉयफ्रेंड नितिन गोठाला है, आपके कैबिन में बैठा है। हेलो सर। नितिन, तुम 25 मई की शाम अपनी गर्लफ्रेंड रीमा के साथ कहां पर थे? मैं और रीमा उस दिन सर हमारे एक दोस्त के घर में पार्टी थी, बस वहीं गए थे। लेकिन सर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? सवाल नहीं, दोस्त का नाम? सर साकेत वर्मा। इस दोस्त का नाम और एड्रेस लो और पता करो। और उस पार्टी में कुछ और लोग भी आएंगे जो इसको जानते हो, उनसे भी चेक करो। जी। नंबर 2। लखनऊ के प्रकाश यादव की लिंक काटकर की गई हत्या पुलिस के लिए भूल भुलैया बनी हुई थी। पुलिस ने रीमा, पायल, उदय सबसे पूछताछ की, लेकिन किसी के खिलाफ उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा था। इनफैक्ट पुलिस को इस केस का सिरा नहीं मिल पा रहा था। इस केस में अब तक जो एक चीज मिसिंग थी वो थी प्रकाश यादव की कार, जो अब तक पुलिस को नहीं मिली थी, लेकिन पुलिस उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी। उस दिन अगर प्रकाश के साथ कोई था तो उसे उस एटीएम पर भी होना चाहिए था, क्योंकि शराब खरीदने के लगभग आधे घंटे बाद ही प्रकाश ने 90,000 रुपए निकाले थे। पर देवेंद्र ने हमें बताया कि उस दिन प्रकाश के साथ वहां कोई नहीं था। वही तो, मुझे लग रहा है ये देवेंद्र झूठ बोल रहा है। तुम एक काम करो, प्रकाश के गायब होने से लेके अब तक के, यानी पिछले 7 दिनों के बैंक रिकॉर्ड्स और कॉल रिकॉर्ड्स निकालो इस देवेंद्र के। सर, देवेंद्र की इस बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक उसने पिछले 7 दिनों में कोई अमाउंट नहीं निकाली है। देखो जी, लोग एटीएम इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत होती है, और देवेंद्र भी उस दिन पैसे निकालने के लिए गया था। चलो माना उस दिन वो भूल गया, लेकिन अगली 7 दिनों तक उसे पैसों की जरूरत नहीं पड़ी। बड़ी अजीब सी बात है। सर, क्या ये हो सकता है कि उसी ने प्रकाश को मारकर उसके सारे पैसे चुरा लिए हों? हो सकता है। उसके कॉल रिकॉर्ड चेक करो, पता करो। सर मर्डर के वक्त देवेंद्र उस इलाके में नहीं था, पर हाँ उस दिन प्रकाश की बात देवेंद्र से जरूर हुई थी। और एक बात सर, देवेंद्र का फोन मर्डर के वक्त स्विच ऑफ था सर। साहब, वो आप चोरी हुई वाली गाड़ी ढूंढे थे ना, वो मिल गई है, लेकिन टुकड़ों में। गाड़ी भी टुकड़ों में और मालिक भी। सलाम साहब। आई साहब। अरे राजू भाई। हाँ, ये साहब आए हैं। सलाम साहब। सलाम साहब। वो साहब को गाड़ी के पर्स दिखाओ। हाँ आइए साहब, आइए। ये वो इंजन साहब। नंबर बताओ। नंबर साहब ये रहा, एक सेकंड, ये रहा साहब, 31E 44215। यही है। सर, नंबर मैच करता है। इंजन प्रकाश की कार की है। ये कार तुम्हें किसने भेजी? ये साहब माखनलाल तिवारी और बेली प्रसाद सर, आजाद नगर साहब, इन लोगों ने बेचा था साहब। मैं देखता हूँ। पुलिस अरे क्या साहब, बताइए ना साहब। तुम दोनों ने प्रकाश यादव की कार कहां से चुराई? वो 2 दिन से एक ही जगह पे खड़ी थी साहब, तो हमने उसे उठाकर बेच दिया, उसके बॉडी पार्ट बेच दिए बस। तू बता सर, कहां से तेरी गाड़ी? वो रास्ते में खड़ी मिली थी सर, और हमने उठाकर उसके पुर्जे पुर्जे बेच दिया सर। हम सच बोल रहे सर। आज तक हमको गाड़ी खड़ी नहीं मिली, तुम दोनों को मिल गई है। सब बताता हूँ साहब, वो कार दरअसल हमें रीमा जी ने दी थी ठिकाने लगाने के लिए, हमने लालच में आके उसे बेच दिया साहब। रीमा जी ने? हाँ साहब, रीमा जी। अब तुम दोनों सीधे सीधे अपना जुर्म कबूल करते हो या फिर हमें कोई दूसरे पैंतरे आजमाने पड़ेंगे? सर हमने कोई जुर्म नहीं किया है, मेरी बात का यकीन कीजिए। ये नौटंकी बंद करो और सच सच बताओ।
तुमने जिस आदमी को प्रकाश यादव की गाड़ी को ठिकाने लगाने दिया था वो अब हमारी हिरासत में है। मेरे पास सर की गाड़ी कहाँ से आएगी? देखिए उन दोनों को लेके आओ। सर अभी मालूम पड़ेगा। बताओ इन्हें कि इन्होंने तुमको गाड़ी कहां दी थी, बोलो। साहब जिन्होंने चाबी दी थी ये वो मैडम नहीं है साहब। ये वो मैडम नहीं है? नाम क्या बताया था तुमने? रीमा। तो यही तो रीमा है। नहीं साहब ये वो रीमा नहीं है साहब। एक मिनट देखिए साहब, ये देखिए साहब, इस नंबर पर फोन लगाया था, रीमा जी से बात की थी साहब। ये देख लीजिए साहब, हम झूठ नहीं बोले साहब। रीमा का नाम आने के बाद पुलिस को लगा कि एक केस सॉल्व हो गया है, लेकिन कहानी ने फिर से एक नया मोड़ ले लिया था। अब पुलिस की सारी उम्मीदें टिकी थी एक मोबाइल फोन नंबर पर। सर ये नंबर स्विच ऑफ है। सर मैंने बेनी प्रसाद और माखन लाल के फोन रिकॉर्ड चेक किए। ये दोनों की सेल फोन लोकेशन उस जगह पे थी जहां हमें प्रकाश की बॉडी मिली। लेकिन इससे ये बात तो साबित नहीं होती ना कि इस मर्डर में इन दोनों का हाथ है। लेकिन सर उस दिन इन दोनों के नंबर इस नंबर से कांस्टेंट टच में थे। मुझे डाउट हुआ तो मैंने देवेंद्र का डेटा भी टैली किया, वो भी इसी नंबर से रेगुलर टच में था। सर पता करो कि ये नंबर किसका है। सर पायल कहाँ है? क्या बात है साहब? मैंने पूछा पायल कहाँ है? वो तो गई। कहाँ गई? कानपुर गई है, उसे नई जॉब मिल गई है। पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? घर की तलाशी लो। घर में ऐसे कैसे आ सकते हैं आप लोग? सुनिए, ये लोग घर में। मम्मा नहीं कुछ नहीं होगा, तुम लोग डरो नहीं, मैं देखती हूँ। साहब आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं? ये पायल के कमरे की तलाशी क्यों ले रहे हैं? क्या चाहिए आप लोगों को? सर ये मोबाइल अलमारी में छुपा के रखा था। ये तो वही नंबर है जिसकी हमें तलाश है। इसकी पूरी फोन बुक में सिर्फ एक ही नंबर सेव है, देवेंद्र का। इसका मतलब हाँ दिग्विजय। सर ये देवेंद्र गायब है, उसके घर वालों को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। उसका फोन ट्रैक करो, देवेंद्र को पकड़ना बहुत जरूरी है। पायल भी उसी के साथ होगी। जी सर। आप देवेंद्र को जानती हैं? पायल उससे कहाँ मिली? ऑफिस में। वो नौकरी के लिए आया था, बड़ा ही नर्वस था। पायल उसे मिली तो पायल ने उसका हौसला बढ़ाया। उसके बाद दोनों मिलने लगे और जल्दी ही एक दूसरे को चाहने लगे। लड़का अच्छा था, घर आता, घंटों बातें करता, सबको हंसाता। मुझे लगा चलो पायल की जिंदगी तो अच्छी हो जाएगी, उस बुढ़े से छुटकारा तो मिल जाएगा। पर एक दिन ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मेरा दोस्त है। दोस्त है तो घर से बाहर रखा करो इसे। चल निकल यहाँ से, चल। मेरे टुकड़ों पे पड़ के मुझसे दगाबाजी, खबरदार आइंदा यहाँ पे दिखाई दिया तो चल निकल। गप सर लेकिन चल चल यहाँ से। इसे यहाँ मत बुलाया करो। हैं चलो आ जाओ आ जाओ। वो तो पीछे ही पड़ गया था साहब उन दोनों के, चैन से जीने नहीं दे रहा था। अच्छा हुआ मर गया। सर ये लोग उत्तम नगर से होते हुए लखनऊ से बाहर जा रहे हैं, आपसे तकरीबन 20 किलोमीटर दूर। कौन सी रोड पे है वो? सर अब ये सीतापुर रोड की तरफ जा रहे हैं। सीतापुर के रोड पे लो। आगे से आप राइट ले लीजिए सर। यहाँ पे राइट लो, यहाँ पे राइट लो।
अभी ये कहीं रुके हुए हैं। सर आप पास तक पहुंच गए। लगता है वही है। चलो चलो जल्दी लो, जल्दी आगे लो। भाई भगवान! अरे मैं क्या है? थाने में चल, बता दे तुझे क्या किया है। डालो इसको अंदर। चल कह रहा यार मेरे साथ ये तो। पायल, हम सब जानते हैं तुम्हारे देवेंद्र और प्रकाश यादव के मर्डर के बीच में क्या कनेक्शन है। अब सीधी तरह बताना शुरू करो, नहीं तो जो लेडी कांस्टेबल खड़ी है इसने बहुत दिनों से किसी की धुलाई नहीं की है। सर, मैंने जब देवेंद्र को अपने और प्रकाश यादव के रिलेशन के बारे में बताया तो वो बहुत गुस्से में था। उस आदमी को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं था। उसने पायल का वीडियो बना के रखा था और आए दिन उसके साथ बलात्कार करता था। परेशान हो चुकी थी पायल उससे, इसलिए मैंने फैसला किया कि पायल को उस आदमी से मुक्ति दिलाऊंगा। सर, प्रकाश यादव हमेशा मेरा फ़ोन चेक किया करता था, इसलिए देवेंद्र ने मुझे एक नया फ़ोन और एक नया नंबर लाकर दिया था। प्रकाश यादव की जानकारी के बिना देवेंद्र और मैं एक दूसरे से उसी नंबर पर बात करते थे। मर्डर वाले दिन मैंने प्रकाश को फ़ोन करके उससे माफ़ी मांगी और अपने अंकल के साथ डील करने की ऑफ़र भी थी, जिसमें कि लड़की और पैसे दोनों ही थे। लड़की और पैसे प्रकाश की कमज़ोरी थे, इसलिए वो मना नहीं कर पाया। ले लीजिए। चल रमेश, चलता हूँ। ठीक है प्रकाश भाई। वो आया, शराब खरीदी और गाड़ी में ही शराब पीनी शुरू कर दी। फिर मैंने उसे बताया कि मेरे अंकल एक बार में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। रास्ते में उसने एटीएम से कुछ पैसे निकाले और बाद में गाड़ी बाहर की तरफ मोड़ दी। लेकिन वो गाड़ी कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। नहीं सर, ज़रा गाड़ी रोकिए ना। क्यों? ज़रा आता हूँ। मैं भी आता हूँ। बहुत आग लगी थी ना तुम्हें? हाँ, हर लड़की को अपनी बपौती समझते थे ना, अब तुम्हें पता चलेगा। सर, उस जानवर को मारने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि वो मेरे साथ बलात्कार करता रहा और मैं कुछ नहीं कर पाई। आप ही बताइए सर, कौन लड़की एक बुढ़े की रखैल बनके उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहेगी? मैं भी चाहती थी कि एक हम उम्र लड़के के साथ शादी करके अपनी जिंदगी गुजारूं, लेकिन वो बुढ़ा मुझे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ता था। न ऑफिस में, न घर में, हर जगह साये की तरह मेरा पीछा करता था। गलती से अगर किसी हम उम्र लड़के के साथ हंस लूं या बात कर लूं तो चिल्लाता था, गुस्सा करता था। वो मुझे जीने नहीं दे रहा था सर। प्यार में शारीरिक संबंध का होना अलग बात है सर, लेकिन बलात्कार। पायल, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे अफसोस है, पर जो कुछ तुमने किया उसने तुम्हें भी कानून का मुजरिम बना दिया। कानून अपने हाथों में लेने से अच्छा यह होता कि तुम पुलिस से मदद लेती। पायल ने अपना बदला तो ले लिया था, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर जूही, रीमा, पायल, रुचिका और मिताली ने शुरू में ही प्रकाश यादव के खिलाफ आवाज उठाई होती, पुलिस को बताया होता, तो इतना बड़ा जुर्म नहीं होता। क्राइम पेट्रोल सभी दर्शकों से, खासकर काम करने वाली महिलाओं और लड़कियों से यह अनुरोध करता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की पहली पहल पर ही अपने घर वालों, अपने ऑफिस के एंटी हैरेसमेंट सेल और पुलिस को सूचित करें, ताकि बात आगे बढ़ने की नौबत ही ना आए। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए हैं, इसलिए डरिए मत, सोचिए मत, तुरंत सूचित कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।